हेलो फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास विशेष तौर पर प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक साक्ष्यों की बड़ी महत्वपूर्ण सी भूमिका है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ख़ास तौर पे उन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में भी पहला नाम आता है अभिलेखों का। एडिक्स कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। शासकों ने और जो गैर राजनीतिक लोग थे उन्होंने कुछ लेख लिखवाए और पत्थरों पर और दूसरे अलग अलग तरीके से ताम्रपत्रों पर, ताड़पत्र पर, और वो अभिलेख आज हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में मिलते हैं। और वो उस काल के इतिहास को जानने के, उस काल के राजनीतिक घटनाक्रम को, उस काल के समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, इनको जानने के बड़े ही उपयोगी स्रोत बन जाते हैं। वेरी यूजफुल सोर्सेस टू नो द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। तो वो अभिलेख जो है वो कैसे हैं, क्या हैं और उनकी क्या उपयोगिता है, यही आज हमारे लेक्चर का केंद्र बिंदु है। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस और मैं हूं आपका मित्र सुनील सिंह। चर्चा का विषय होगा वो यही अभिलेख होगा या एडिक्स या इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं। तो हम इसमें आज इसके अलग अलग पक्ष देखेंगे। एक तो अभिलेखों के हम प्रकार देखेंगे, दूसरा इसके अलग अलग उदाहरण देखेंगे खासतौर पे प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, और फिर हम इसका उपयोगिता, इसकी यूटिलिटी, इसका सिग्निफिकेंस जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर प्रकारों की बात की जाए तो कई प्रकार हमको दिखाई देते हैं। जैसे कुछ तो शिलालेख दिखाई देते हैं जो पत्थरों पर लिखे गए, रॉक एडिक्स कहते हैं जिनको, वो दिखाई देते हैं। कुछ जो है ताम्रपत्र अभिलेख दिखाई देते हैं जिसको हम कॉपर लीव एडिक्स कहते हैं, ताम्रपत्र अभिलेख। इसके अलावा कुछ स्तंभ लेख मिलते हैं हमको, स्तंभ लेख जिसे पिलर एडिक्स कहा जाता है। कुछ गुफा अभिलेख या और संस्कृत में देखें तो गुहा लेख या गुहा अभिलेख मिलते हैं, गुहा लेख मिलते हैं जिसको केव एडिक्स कहा जाता है। ऐसे कई लेख है जो गुफाओं पर लिखे गए, जैसे हाथी गुफा अभिलेख एक बड़ा इम्पोर्टेंट मिलता है उड़ीसा में, राजा खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था। अशोक के द्वारा कुछ गुफा लेख मिलते हैं, बाराबर में अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा नागार्जुन की जो गुफाएं हैं उनमें लेख मिलते हैं, कन्हेरी में केव्स में लेख मिलते हैं। तो ऐसे कुछ अलग अलग लेख हैं। शिलालेख मतलब ऐसे जो चट्टानों पर लिखे गए, पत्थरों के किसी पीस पर लिखे गए हैं। जैसे आप देखो कि प्रयाग प्रशस्ति भी ऐसे ही पाषाण पर लिखा हुआ लेख है। ताम्रपत्र अभिलेख है, जो संजन ताम्रपत्र अभिलेख है कर्नाटक में, और ऐसे कई ताम्रपत्र अभिलेख मिलते हैं। स्तंभ लेख है जो पिलर्स पर लिखे गए, बड़े महत्वपूर्ण, सारनाथ में, प्रयाग में ऐसे लेख मिले हैं। और फिर गुफा लेख जो मैंने अभी बताया कि बिहार में मिले हैं, बाराबर की गुफाओं में, नागार्जुन की गुफाओं में, और इसके अलावा हाथी गुफा में उड़ीसा में। ऐसे ये सब जो है इसके डिफरेंट टाइप्स है अभिलेखों के। इसके अलावा फिर जैसे उदाहरण देख लें हम, उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए एकदम आरंभिक उदाहरण देखें तो वैदिक काल की कुछ जानकारी हमको कुछ लेख से मिलती है। एक पर्सिपोलस और बेहस्तून का नाम आता है, पर्सिपोलस और बेहस्तून। ये जो है तुर्की के पास एशिया माइनर के क्षेत्र में पाए गए अभिलेख है, और इन अभिलेखों से ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। इसमें एक वर्णन मिलता है कि जो आर्य थे उनका एक बड़ा युद्ध हुआ अपने शत्रुओं से, हिट्टियों से। हालांकि उसी की एक ब्रांच है पर उनसे युद्ध हुआ, और इसमें फिर इंद्र, वरुण, मित्र जैसे ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ये भारत का तो नहीं है, लेकिन ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है ऋग्वैदिक काल के इतिहास को जानने के लिए। आर्यों के जो मूल निवास स्थान है, द ओरिजिनल प्लेस ऑफ आर्यंस, उसको जानने का बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है पर्सिपोलस और बेहस्तून के अभिलेख। लेकिन ध्यान रखिए, भारत में अभिलेखों का प्रचलन जो है वो ईरानी लोगों के द्वारा किया गया। भारत में कभी आप पढ़ेंगे
बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, आपको जानना भी चाहिए। भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ, द फर्स्ट एवर फॉरेन इन्वेजन ओवर इंडिया वाज मेड बाय पर्सियंस, ईरानियों के द्वारा, पारसियों के द्वारा, पारसी बोल लो, ईरानी बोल लो, इनके द्वारा भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था 5th सेंचुरी BC में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और वो किया गया साइरस के द्वारा, फिर बाद में डेरियस ने किया था, जिसको दारा कहा गया। ध्यान रखना, उन ईरानियों के प्रभाव स्वरूप ही भारत में अभिलेखों का प्रचलन शुरू हुआ है। इट इज एन पर्सियन इंपैक्ट दैट इंडियंस हैव स्टार्टेड राइटिंग एडिक्स। तो हमारे यहाँ ईरानी प्रभाव है। तो वो ईरानियों के आक्रमण के बाद जैसे मौर्य काल में पहली बार भारत में अभिलेख दिखाई देते हैं। मौर्य काल में भारत में अभिलेखों का प्रचलन, ये भारत का नहीं है, मैंने बताया, पर्सिपोलस बेहस्तून जो है ये एशिया माइनर का है। तो भारत में अभिलेखों का पहली बार प्रचलन जो हुआ वो मौर्य काल में हुआ। और हम ऐसा पढ़ते हैं कि अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए साहब, अशोक ने ही प्रचलन शुरू किया। और अशोक का इतिहास पूरा का पूरा लगभग 80-90% ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अशोका कुड बी मेड फ्रॉम हिज एडिक्स। आप देखिए कि जैसे उसके कुछ शिलालेख थे, कुछ लघु शिलालेख थे, कुछ स्तंभ लेख थे, कुछ लघु स्तंभ लेख थे और कुछ गुफा लेख थे। सारनाथ में, प्रयाग में, सांची में, यहाँ पर उसके स्तंभ लेख मिले। इसके अलावा दूसरे जो बिहार में रामपुरवा, लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, राज, यहाँ पर भी अशोक के स्तंभ मिले। कलिंग का अभिलेख है, धौली और जोगढ़ से जो मिला है, अशोक के बड़े इंपॉर्टेंट अभिलेख है। और अशोक के काल के बाद भी जैसे मेनांडर है, मेनांडर का एक अभिलेख जो है वो रेह से मिलता है, एक शिंकोटी से मिलता है, शिंकोटी पेशावर के पास। कनिष्क का अभिलेख मिलता है मथुरा से। गुप्त काल के अभिलेख मिलते हैं। आप देखिए कि समुद्रगुप्त का एक बहुत प्रमुख सा अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, जो ओरिजिनली अशोक का ही एक अभिलेख था, पर इसमें समुद्रगुप्त ने भी लेख लिखवाया है, प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त सेकंड का अभिलेख मिलता है उदयगिरी में, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, या एरण से मिलता है समुद्रगुप्त का अभिलेख। तो गुप्त काल के आप देखिए कि कुमार गुप्त का के काल का एक अभिलेख मंदसौर से मिलता है, बंधु वर्मा के द्वारा लिखा हुआ। और हर्षवर्धन के मधुबनी का, बांसखेड़ा के अभिलेख मिलते हैं। साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में भी आपको अभिलेख मिलेंगे। जैसे एहोल प्रशस्ति नाम का एक अभिलेख है जो चालुक्य शासक पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा लिखा गया है, उसके मंत्री ने लिखा है, रवि कीर्ति जैन ने। या आपको कर्नाटक में जो राष्ट्रकूट वंश के शासक है उनका एक अभिलेख मिलेगा, संजन पत्र अभिलेख, संजन ताम्रपत्र अभिलेख, जो ध्रुव का जिसमें वर्णन है, अमोघ वर्ष का वर्णन है जिसमें। और ऐसे कई आपको अभिलेख मिलेंगे, आपको कांची अभिलेख मिलेगा। ऐसे आप देखिए कि जो सातवाहन शासक थे उनके अभिलेख मिलते हैं, सातवाहन शासक का अभिलेख मिलता है नासिक से। ऐसे कई अभिलेख मिलते हैं। तो ये अलग अलग उदाहरण है अभिलेखों के। लेकिन फिर उपयोगिता की बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये इतिहास की जानकारी जुटाने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू मेक द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। जैसे आप देखिए, पहली चीज तो इससे किसी राजा का, किसी शासक का क्षेत्र पता लगता है। भाई एक राजा का अभिलेख उसी क्षेत्र में पाया जाएगा जहां उसका क्षेत्र होगा। स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने आदेश, अपनी राज्याज्ञाएं, अपनी उपलब्धियों का वर्णन अपने क्षेत्र में करेगा। तो जिस क्षेत्र में किसी राजा का अभिलेख मिला है मतलब वो उसके साम्राज्य के अंतर्गत आता होगा, तो उसके हमको राज्य की सीमा मिलती है। जैसे आप देखिए अशोक का अभिलेख जो है वो जूनागढ़ में भी मिलता है, मतलब गुजरात उसके पास था। बिहार में रुमनदेही, निगली सागर, बिल्कुल नेपाल की बॉर्डर में मिलता है, मतलब वो भी उसके क्षेत्र में था। कंधार में मिलता है, मतलब वो भी उसके क्षेत्र में था। दक्षिण भारत में सिद्धपुर में, जतिंगा में, मस्की में मिलता है, मतलब कर्नाटक भी उसके क्षेत्र में रहा होगा। तो इससे क्षेत्र पता लगता है। दूसरी चीज है कि इससे अभिलेखों से हमको भाषा और लिपि की जानकारी मिलती है। भाषा और लिपि, किस भाषा का प्रचलन था उस काल में। जैसे देखिए अशोक के जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं, प्राकृत में, लेकिन उसकी लिपि अलग अलग मिलती है।
भारतीय क्षेत्र में अशोक के जितने, वर्तमान भारतीय क्षेत्र में जितने भी अशोक के अभिलेख मिले हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में थे। ब्राह्मी लिपि जो देवनागरी लिपि का पहले का स्वरूप था, का आरंभिक स्वरूप है, तो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। लेकिन उसके कुछ अभिलेख जो नॉर्थ वेस्ट में मिले हैं, पेशावर के आसपास मिले हैं, वो खरोष्ठी लिपि में लिखे हैं, जो थोड़ी थोड़ी पर्शियन लिपि है, जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे आजकल उर्दू और अरबी लिखी जाती है, तो उस लिपि में मिले हैं। और कुछ जो यूनानी क्षेत्र में थे, उसी भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कुछ राज्य यूनानी प्रभाव में थे, तो वहाँ अरामाइक लिपि में मिली है, क्योंकि वो ग्रीक लोग अरामाइक लिपि का उपयोग करते थे उस समय। तो अलग अलग लिपि का वर्णन मिलता है। आप देखो कि जो गुप्तकालीन सारे लेख है वो संस्कृत भाषा में है, साहित्य के अलग अलग शैलियों में लिखे गए। आप देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है वो चंपू शैली में लिखा गया है। काव्य की एक विशिष्ट शैली होती है चंपू शैली। तो हमको भाषा, लिपि, साहित्य की शैली के बारे में पता लगता है। इसके अलावा उस काल की कला के बारे में, तकनीक और कला के बारे में पता लगता है। तकनीक के बारे में, कला के बारे में पता लगता है, क्योंकि बड़े बड़े पाषाण खंडों को लाना, उनको तराशना आसान नहीं होता, पर इससे पता लगता है कि किस टेक्निक का उपयोग किया, स्टोन पॉलिश की किस टेक्निक का प्रयोग किया, लिखने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया कि वो लेखन आज तक सुरक्षित है। पत्थर पर लकीर खींच देते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, बिल्कुल पत्थर पर लकीर की तरह आज भी वैसा का वैसा। तो वो तकनीक क्या थी, किस तरह से बनाए गए। आप देखिए अशोक के स्तंभ लेख जो है बहुत बड़े बड़े लेख स्तंभ है, और वो सबके सब एकाश्मक है, मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर पर बने हैं। एक ही पत्थर मतलब देयर इज नो जॉइंट, एक ही स्टोन पर बनाया है। तो कैसे बनाया होगा, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, वो पता लगता है। कला पता लगता है, आर्ट का एस्पेक्ट पता लगता है। आप देखिए कि अशोक के जो स्तंभ लेख होते थे उसके टॉप पर, शीर्ष पर बड़ी सुंदर सुंदर पशु आकृतियां बनाई गई है। और उसमें आपको सिंह मिलेगा, लायन मिलेगा, उस पर बैल मिलेगा, ऑक्स मिलेगा, हाथी मिलेगा। लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया राज में लायन मिला है। और बहुत सुंदर रचना तो सारनाथ की है, जो आज हमारा नेशनल एम्बलम है, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो भी अशोक के इन्हीं स्तंभों में मिला है। तो कला का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जो है इससे हमको पता लगता है। फिर इसके अलावा और क्या पता लगता है, इसके अलावा राज्य की नीतियों के बारे में पता लगता है, राज्य के जो कार्यक्रम है उनके बारे में पता लगता है। आप देखिए अशोक ने रुमनदेही और निगली सागर का जो अभिलेख है, जिसको तराई अभिलेख भी कहा जाता है, नेपाल और बिहार की बॉर्डर में है वो, वहाँ पर जो है एक अभिलेख लगाया और उसमें ये कहा कि उसने उस क्षेत्र में जो कर था उसे 1/6 की बजाय 1/8 कर दिया था। मौर्य काल में किसानों से उनके कुल उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, भाग के रूप में लिया जाता था, लेकिन अशोक ने उसे घटा के 1/8 कर दिया था। तो राज्य की नीति के बारे में पता लगता है। अशोक ने कभी बौद्ध भिक्षुओं को स्तंभ लेख में वर्णन है, 5वें स्तंभ लेख में, दूसरे में भी वर्णन है कि उसने जो है अपने जो बौद्ध भिक्षु थे उनको चेतावनी दी कि वो बौद्ध संघों में जो है विरोध को, विद्रोह को, विघटन को बढ़ावा ना दे, अन्यथा उनको दंड दिया जाएगा। इसी तरह की चेतावनी कलिंग अभिलेख में जो सीमावर्ती राज्य थे अशोक के, जो केरल थे, चेर थे, चोल थे, इन राज्यों को जो है चेतावनी दी गई। तो अशोक के जो मतलब सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में पता लगता है। आप देखिए जो चोल शासक है, एक उन जो साउथ इंडिया के, तमिलनाडु के चोल शासक थे, तंजौर के चोल शासक थे, वहाँ एक शासक था परांतक। परांतक का एक अभिलेख मिलता है उत्तर मैरूर में, उत्तर मैरूर। इस अभिलेख में वर्णन मिलता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का, रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस का वर्णन मिलता है तमिलनाडु में। भारत में पहली बार बहुत स्पष्ट दिखाई देता है ग्रामीण प्रशासन या पंचायती राज आप कह सकते हैं, ये उत्तर मैरूर अभिलेख में मिलता है। यह मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि एक नानाघाट अभिलेख है, जिससे पता लगता है कि राजाओं ने पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया था, जो कालांतर में लेटर ऑन विच कन्वर्टेड इनटू द सिस्टम ऑफ जमींदारी,
जो जमींदारी प्रणाली में परिवर्तित हो गया। ब्राह्मणों को भूमि दे, ब्राह्मणों को ब्रह्म दे नाम की भूमि, अग्रहार नाम की भूमि दान देने का वर्णन जो है नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जो रानी नागानिका के द्वारा लिखवाया गया था सातकर्णी प्रथम के समय। तो राज्य की नीतियाँ, कार्यक्रम ये पता लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको पता लगती है किसके द्वारा, इन अभिलेखों के द्वारा। तो इस तरह से अभिलेख जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के। और देखिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ये प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, क्योंकि ये उसी समय के लिखे गए हैं। इस पर कौन शक करेगा, इसको कौन डाउटफुल मानेगा साहब? ये तो बिल्कुल असंदिग्ध है, डाउटलेस है। तो सबसे प्रामाणिक स्रोत जो है किसी काल के इतिहास को जानने के हैं, और इसके द्वारा भारतीय इतिहास को निर्माण में बड़ा इंपॉर्टेंट मदद मिली है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट एडिक्स एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को आस्क देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि नियमित रूप से आपको ये वीडियो मिले, और इन वीडियो के नए वीडियो के आने का नोटिफिकेशन भी आपको नियमित रूप से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।